right. So what is risk? Risk is, okay, uncertainty. A synonym to risk is uncertainty. So let's say if I have a portfolio comprising of some equity stocks, what is the risk that I am exposed to? अगर मेरे पास एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, मैंने 10 लाख लगाए बहुत सारे इंडियन लिस्टेड स्टॉक्स पे, इक्विटी स्टॉक्स पे, तो व्हाट इज द रिस्क आई एम रनिंग ऑन? कि वो 10 लाख क्या हो सकता है, मतलब वैल्यू कम हो सकती है, मार्केट रिस्क से एक्सपोज्ड हूँ, क्योंकि जो एसेट में मैंने इन्वेस्ट किया वो एक ट्रेडिंग एसेट है, उसकी प्राइस ऑनगोइंग बेसिस पे डिस्कवर होती है, तो प्राइस ऊपर भी जा सकती है, प्राइस नीचे भी जा सकती है। ऊपर जाएगी तो मेरे लिए पोटेंशियल है, प्रॉफिट बना सकती हूँ, नीचे जाएगा तो मेरे लिए लॉस है, राइट? तो रिस्क क्या है? रिस्क दोनों चीजें है, अपसाइड पोटेंशियल भी है और डाउनसाइड रिस्क भी है। रिस्क इज डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूं कि ऐसा होगा बट ऐसा नहीं हुआ, वो रिस्क है, ऐसा ना हो वो रिस्क है। रिस्क इज डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि 10 लाख लगाए जीरो हो, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है। बट आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी एक्सपेक्टेशन से इन्वेस्ट कर रहे होगे ना, कुछ रिटर्न चाहते होगे उस पर, इसलिए इन्वेस्ट कर रहे होगे, दैट इज रिस्क। रिस्क इज डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन। रिस्क कुछ भी हो सकता है, रिस्क बिजनेस रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। एक फार्मर है, अनियन उगाता है, अब उसका हार्वेस्ट आया नहीं आया, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया, वो भी एक रिस्क है, वो एक ऑपरेशनल रिस्क है। तो रिस्क को हैंडल करने के तरीके क्या होते हैं? आई कम टू कि हम रिस्क के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, बट लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इट एंड डिस्कस इट। एक टॉक कर लेते हैं रिस्क की एंड देन वी मूव टू डेरिवेटिव्स। तो रिस्क को हैंडल करने का तरीका क्या है? हेजिंग, ओके, सबसे पहले ही सबसे आखिरी वाला वर्ड यूज कर दिया, हेजिंग, ठीक है। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग, ओके, हेजिंग मतलब मिटिगेटिंग रिस्क, ठीक है। सो लेट्स से फार्मर है, फार्मर अनियन उगाता है, 3 महीने बाद उसको पता है कि उसके पास 10,000 क्विंटल्स ऑफ अनियन हार्वेस्ट आना चाहिए, ओके, और अभी जो अनियन का प्राइस चल रहा है वो 100 रुपीज पर क्विंटल चल रहा है। अब क्या क्या रिस्क है कि 3 महीने बाद ये 10,000 क्विंटल अनियन नहीं आया, ठीक है, और आ गया तो उसके पास पहले से एक ट्रेडर होगा ना, जिससे वो ट्रेड करता होगा या अनियन किसी को बेचता होगा, ठीक है। अब अगर नहीं आया तो उसका लॉस होगा। अब लेट्स से दिस फार्मर कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दिस ट्रेडर दैट ही विल सेल दिस ट्रेडर 10,000 क्विंटल अनियन आफ्टर 3 मंथ्स। ये कॉन्ट्रैक्ट इसने किया है, ये बढ़ गया तो फार्मर के लिए ट्रेडर इज ओनली रेडी टू बाय 10,000 क्विंटल्स, ठीक है। ये कम हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा? फार्मर के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। 10,000 के 9,000 ही आया तो उसको तो 10,000 देने थे, 10,000 के 12,000 आ गया तो वो तो 10,000 ही खरीदेगा। तो इसको रिस्क को हैंडल कैसे करेंगे? क्या वो ट्रेडर के साथ एक रिस्क शेयरिंग अग्रीमेंट में आ सकता है कि देख 10,000 से ज्यादा आया तो तुझे लेना पड़ेगा और कम आया तो मैं मार्केट से खरीद के तेरे को दूंगा। तो ये एक तरीका हो गया रिस्क हैंडल करने का। इसमें अभी कुछ लिखने का नहीं है तो मत लिखना, रिस्क शेयरिंग, ठीक है। और ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर है, अभी कुछ नहीं हुआ पर उसने पहले से ही एक रिस्क शेयर कर लिया ट्रेडर के साथ, तो रिस्क शेयरिंग एक तरीका हो गया। टेक्निक ऑफ हैंडलिंग रिस्क, वन कैन बी रिस्क अवॉइडेंस, कि आपने रिस्क लिया ही नहीं। बैंक है, बहुत सारे बैंक स्टार्टअप को पैसा नहीं देते हैं अनलेस वो मुद्रा के अंडर फॉल करता है। वो स्टार्टअप को पैसा इसलिए नहीं देते, कोई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत रिस्क है, प्रॉफिटेबल है ही नहीं अभी कंपनी, तो वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, वो वैसे रिस्क में एंटर ही नहीं करते। तो उसका मतलब कि वो रिस्क अवॉइड कर रहे हैं। दैट इज वन वे ऑफ हैंडलिंग रिस्क, अवॉइडिंग रिस्क, कि रिस्क लो ही मत। एक तरीका होता है यू सेट अ टॉलरेंस लेवल। जैसे बैंक अपना, उसको पता है कि वो जब लोन देगा तो कुछ ना कुछ तो ऐसे लोन होंगे जो वापस नहीं आएंगे, तो उसने एक टॉलरेंस सेट कर दी कि ठीक है मैं 2% ऑफ माई लोन्स
इशूड का एनपीए राइट ऑफ करने के लिए रेडी हूं। तो ये टॉलरेंस लेवल है कि वो उस हिसाब से ही रिस्की एसेट्स में लोन देगा या रिस्की प्रोफाइल्स पे लोन देगा जब उसने उतने टॉलरेंस तक वो दे देगा, उस टॉलरेंस के ऊपर वो अवॉइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने टॉलरेंस लेवल सेट कर दी कि इतने तक का मैं रिस्क लेने को रेडी हूं। तो दिस इज येट अनदर टेक्निक। थर्ड, जैसे हमने अभी बात की, रिस्क शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, जॉइंट वेंचर में रिस्क शेयरिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी ने कितने सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिजनेसेस में कि मैं तुझे 10,000 अनियन क्विंटल अनियन बेचूंगा और आज 100 रुपए तो मैं 100 रुपए के हिसाब से ही बेचूंगा, कल 110 हो गया तो भी तू मुझसे 100 पे लेके जाना, और कल अगर 90 हो गया तो भी तू मुझसे 100 पे लेके जाना। तो दोनों का रिस्क शेयर हो गया ना। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्क शेयरिंग। एक तरीका होता है रिस्क डाइवर्सिफाई कर लो। पोर्टफोलियो में द होल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। भाई जितने एसेट्स पॉसिबल हैं सब जगह इन्वेस्ट कर दो। आरईआईटी है, रियल एस्टेट है, गोल्ड बॉन्ड्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या फिर इक्विटी है। यू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। कोई एसेट क्लास गिरेगा तो कोई तो होगा जहां जो उठेगा। अगर एक एसेट क्लास गिर रहा होगा तो मतलब लोग पैसा निकाल रहे होंगे, लेकिन अगर लोग पैसा निकाल के कहीं डाल भी तो रहे होंगे, राइट। सो दिस इज हैंडलिंग रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अब लास्ट टेक्निक, ये सारे प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं, ये सब पहले ही ले लिए। ये अभी रिस्क, अभी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी नहीं किया कि तुमने रिस्क कवर कर लिया। एक टेक्निक होती है जो प्रीएम्प्टिव नहीं होती। ये ऐसी टेक्निक जो जब ली जाती है जब आप ऑलरेडी रिस्क से एक्सपोज्ड हो। से मेरे पास 10 लाख का इक्विटी पोर्टफोलियो है और अगले 2 महीने में मेरा कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो सकता है, मुझे आइडिया है कि मैं शायद ये पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर दूं। ठीक है, 10 लाख वैल्यू बनी हुई है, लेकिन अब अगले 2 महीने में मार्केट तो वॉलेटाइल है। ये 10 लाख 8 लाख भी हो सकता है, 9 लाख भी हो सकता है, 11-12 भी हो सकता है। है कोई बाहर? मिल, हाँ जी। तो मुझे आइडिया तो है कि मेरे को ये पोर्टफोलियो इन शॉर्ट टर्म, इन नियर फ्यूचर शायद लिक्विडेट करना हो। बंद कर दे बच्चे, कोई और भी आ रहा है। तो मैं ये रिस्क से एक्सपोज्ड हूं क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म में सेल करना हो सकता है। और ये 10 लाख अभी तो बना हुआ है, ये 10 का 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट कम से कम 10 की हो। तो मुझे, मैं ऑलरेडी आई एम एक्सपोज टू दिस रिस्क। इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैं टेक्निक यूज करूंगी, उस टेक्निक को बोलेंगे हेजिंग टेक्निक। हेजिंग टेक्निक इज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज डिप्लॉयड व्हेन यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू द रिस्क। डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ? Now, why are we talking about risk? Because financial derivatives, you may write now, financial derivatives is a hedging instrument that derives its value from an underlying. ये है definition. Bookish definition, derivatives is a hedging instrument या risk management instrument that derives its value from an underlying. अब ये underlying क्या है? अब डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव वर्ड इज ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड डिराइव। बात समझ आती है? डेरिवेटिव वर्ड किस वर्ड से आ रहा है? डिराइव वर्ड से आ रहा है। डिराइव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय डिराइव? कहीं से आना। ठीक है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस अग्रीमेंट का खुद का कोई एसेट नहीं है, ये किसी और एसेट से या किसी और वेरिएबल से वैल्यू ले रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स अपने आप में कोई एसेट नहीं है। इट इज एन अग्रीमेंट, इट कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी अ ट्रांजैक्शन जिसकी वैल्यू किससे आएगी? किसी और से आएगी। अब वो किसी और क्या क्या हो सकता है? नाउ वी आर ऑन डेरिवेटिव्स।
अब डेरिवेटिव्स एक रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जरूर है, लेकिन डेरिवेटिव्स स्पेक्यूलेशन के लिए भी यूज होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए भी यूज होता है, तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज नहीं हो रहा, बट इट इज मेजरली हेल्पिंग जो सेगमेंट पहले मिसिंग था. डेरिवेटिव्स इन इंडिया हैज कम ओनली इन 1980s, उससे पहले था ही नहीं, राइट. फॉर्मली तो शायद 2002 में शुरू हुआ था, आई एम नॉट श्योर, आई माइट बी रॉन्ग, बट बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है. और वो इंडिया में भी क्यों आया? टू फिल दिस गैप. कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं सब आजकल, एवरीबडी इज एक्सपोज टू इंटरनेशनल इकोनॉमी, बाहर से खरीद रहे हैं, बाहर को बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो सकते हैं. जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में एक पेमेंट होती है या रिसीट होती है, येस नो. ठीक है, एक इंपोर्टर है, अगर वो लेट्स से जर्मनी से इंपोर्ट करता है तो उसकी पेमेंट किस में होती है? पेमेंट होती है या रिसीट होगी उसको? इंपोर्टर है, इंपोर्टर क्या करता है? सामान इंपोर्ट करता है, मतलब खरीदता है. ठीक है, तो उसको पेमेंट करनी होगी या रिसीट होगी? पेमेंट करनी होगी. जब सामान आ जाएगा जर्मनी से तो उसको किस करेंसी में पेमेंट करनी होगी? जर्मनी से सामान आ रहा है, किस में करोगे? करेंसी क्या है जर्मनी की? यूरो. पहले जर्मन मार्क होती थी, अब यूरो है, तो उसको पेमेंट किस में करनी होगी? यूरो में. ये तो उसको पता है कि उसको 10 लाख यूरोस देने हैं 3 महीने बाद, जब गुड्स रिसीव होंगे, कंसाइनमेंट रिसीव होगा, उसे 10 लाख यूरो देने हैं. लेकिन रुपी यूरो का रेट क्या चल रहा है? लेट्स से 100 रुपीज चल रहा है कि 1 यूरो 100 रुपीज का है. 3 महीने बाद ये 1 यूरो 110 रुपीज का हो सकता है. इज इट गुड फॉर इंपोर्टर, बैड फॉर इंपोर्टर? गुड या बैड? बैड, क्योंकि उसे 1 यूरो खरीदने के लिए 110 रुपया लगेगा. 10 लाख यूरो खरीदने के लिए 10 लाख इंटू 110 लगेगा, राइट. 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा. और अगर यही 100 रुपीज की जगह यूरो की वैल्यू 90 हो गई तो? बट अनसर्टेनिटी है. अब ये इंपोर्टर, इसको हर महीने जर्मनी से सामान खरीदना पड़ता है, तो क्या ये हमेशा इस अनसर्टेनिटी में जिएगा कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा कैश आउटफ्लो होगा कितना? उसको पता ही नहीं है कि हर महीने उसका आउटफ्लो कितना होगा, वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा कैसे? सो दिस इज वेयर डेरिवेटिव्स कम इनटू पिक्चर. डेरिवेटिव्स ऐसे लोगों को हेल्प करता है जो उनके बिजनेस में सर्टेनिटी लाता है. विल टॉक अबाउट इट मोर. बताओ भाई, डेरिवेटिव्स इंडिया में कौन से ट्रेड होते हैं? नाम तो सुना ही होगा हम सब ने. एवरीबडी, हैव वी हर्ड ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट? यस, नो, थोड़ा तेज बोलो. एफएनओ सेगमेंट सुना है हमने? एफएनओ स्टैंड्स फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. हम यही बात करने पा रहे हैं पूरे सेमेस्टर में, पूरे सेशन में. सो देयर आर फॉरवर्ड्स. फॉरवर्ड से भी पहले हम फ्यूचर, ऑप्शन और कौन सा डेरिवेटिव होता है? स्वॉप्स. ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं. फ्यूचर, ऑप्शन, स्वॉप्स, फॉरवर्ड्स, ये सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. नहीं, अंडरलाइंग कुड बी वेरिएबल, इट कुड बी एसेट, इट कुड बी एनीथिंग. अंडरलाइंग में क्या क्या हो सकता है? शाउट आउट गाइस, क्या क्या हो सकता है? करेंसी, स्टॉक हो सकता है, स्टॉक इंडेक्स भी हो सकता है क्या? कमोडिटी हो सकती है, गोल्ड, बुलियन, ऑयल, फ्यूल, कार्डमम, कॉपर, ऑल ऑफ दिस, एवरी कमोडिटी जिसका प्राइस डेली बेसिस डिस्कवर होता है. ट्रेड जो मार्केट में ट्रेड होती है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उसका कंटिन्यूअसली प्राइस डिस्कवर करते हैं, वो सारे एसेट या वेरिएबल कैन फॉर्म दी अंडरलाइन. ठीक है, मतलब
फ्यूचर करेंसी फ्यूचर्स हो सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स हो सकते हैं, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स हो सकते हैं, कमोडिटी फ्यूचर हो सकते हैं। कमोडिटी के बाद और भी कुछ आ सकता है, इंटरेस्ट रेट, वेरी राइट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस होते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड्स तो होते ही। वेदर, किसी ने वेदर बोला, करेक्ट। हम ऐसी भी ट्रेड कर सकते हैं दैट टेक्स बेनिफिट ऑफ चेंजिंग वेदर, वी कैन बेट ऑन वेदर। डिफॉल्ट, इवन डिफॉल्ट कैन बी ट्रेडेड इन डेरिवेटिव्स मार्केट, कि कोई कंपनी अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी, मैं उससे भी कमा सकती हूँ, वो प्रिडिक्ट करके भी कमा सकती हूँ। तो ये सब हो गए अंडरलाइंग, कि मेरे अंडरलाइंग एसेट या वेरिएबल क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, ओके। और इसका कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस, कमोडिटी ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमारे अंडरलाइंग है। व्हाट इज स्पॉट ट्रांजैक्शन? स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? सुना है स्पॉट मार्केट? एट द बैक, स्पॉट मार्केट अगर मेरे को ट्रांजैक्शन करना है तो उसका मतलब क्या है? इमीडिएट डिलीवरी। स्पॉट मार्केट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मींस T+1, कि विद इन 1 वर्किंग डे मेरा पैसा चला भी जाएगा, स्टॉक मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। T+1 चल रहा है ना अभी। सो स्पॉट इज इमीडिएट डिलीवरी। एक इंट्राडे भी होता है कि सेम डे मैंने बाय किया, सेम डे उस पोजीशन को क्लोज कर दिया, जो डिफरेंस था वो मेरे अकाउंट में आ गया, तो दैट इज विदाउट डिलीवरी, बट दैट्स आल्सो स्पॉट। एनीथिंग दैट्स बियॉन्ड T+1, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैं आज कर रही हूं, लेकिन उसकी डिलीवरी T+1 के बाद हो रही है, उसका पैसा भी T+1 के बाद जा रहा है, दैट विल नॉट बी, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्पॉट। डू वी अंडरस्टैंड दैट? So I am coming back to my example of this farmer who knows that in 3 months, आ जाओ बच्चे, इसको पता है कि within 3 months 10,000 क्विंटल्स इस, ठीक है, ये इसका एसेट हो गया। और अभी स्पॉट प्राइस S0, जब भी मैं S0 लिखूंगी इसका मतलब है स्पॉट प्राइस। S0 स्पॉट प्राइस, मैं समझाते समझाते सारी नोटेशंस बता जाऊंगी, लिख लेना, ठीक है। तो अभी अनियन का प्राइस चल रहा है 100 पर क्विंटल। अभी 3 महीने बाद ये क्या होगा जब एक्चुअली में हार्वेस्ट आएगा? फार्मर ऑल्सो डज नॉट नो। व्हाट कैन ही डू? हाउ? अब ही इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क, यस नो? मार्केट रिस्क है, 100 का 110 हुआ, ग्रेट, 100 का 90 हुआ, लॉस हो गया। क्या कर सकता है फार्मर फिर? फार्मर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर सकता है कि इस रिस्क को खत्म कर दे? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? बोलो बोलो। ओके, तो लेट्स से फार्मर कम्स इन कॉन्ट्रैक्ट विद अ ट्रेडर। ये दोनों पार्टीज हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि आफ्टर 3 months फार्मर विल गिव हिम 10,000 क्विंटल ऑफ अनियन एट, से इन दोनों ने एक म्यूचुअली अग्रीड प्राइस बनाया। इन दोनों को पता है कि 3 महीने बाद ना अनियन की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, सप्लाई बहुत कम, सप्लाई थोड़ी कम होगी, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ना है। अभी कितना बढ़ना है ये नहीं पता, तो दोनों ने एक म्यूचुअल अग्रीमेंट कर लिया कि चल ठीक है, हम 105 पे पर क्विंटल ट्रेडर फार्मर से अनियन खरीद लेगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे फार्मर और ट्रेडर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन कब होगी? 3 महीने बाद। पैसा कब जाएगा? 3 महीने बाद। अनियन कब आएंगे? 3 महीने बाद। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट का तो नहीं है। सो आफ्टर 3 months
प्राइस आफ्टर 3 months, जब एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होना है, उस प्राइस को बोलते हैं एसटी, प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो रहा है, खत्म होने वाला है। एस नॉट क्या है? स्पॉट प्राइस। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, जब कॉन्ट्रैक्ट में आए थे तब क्या प्राइस चल रहा था? एस नॉट। जो अब कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है तो प्राइस जो चलेगा उसको क्या बोलेंगे? एस टी, प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और ये जो 105 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सरसाइज प्राइस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आए थे प्राइस चल रहा था 100, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया कि ट्रेडर और फार्मर किस रेट पे ट्रेड करेंगे? 105. So 105 is the price at which the contract will be exercised. ये एक ऑब्लिगेशन है दोनों की कि 3 महीने बाद ट्रेडर को फार्मर से 105 रुपए में 10,000 क्विंटल अनियन लेने पड़ेंगे। 10,000 इंटू 105 दे के 10,000 क्विंटल अनियन लेने पड़ेंगे। समझ आया? सो 100 इज एस नॉट, 105 is exercise price. Exercise price in derivatives is denoted by symbol K. Exercise price is denoted by symbol K. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, एस नॉट मतलब स्पॉट प्राइस। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में आप गए, एंटर किया तो प्राइस क्या चल रहा था मार्केट में? K is the exercise price कि कॉन्ट्रैक्ट में किस प्राइस पे ट्रांजैक्शन होनी है, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस। एंड ST इज द प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। चलो अब 3 महीने हो गए, प्राइस हो गया 110। किसका प्रॉफिट है, किसका लॉस है? इस साइड पे किसका प्रॉफिट है, किसका लॉस है? ट्रेडर का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि उसे मार्केट में 110 का बिक रहा है, वो 105 का खरीद पा रहा है। तो अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो फार्मर ट्रेडर को, एक होती है फिजिकल डिलीवरी, डिलीवरी में सेटलमेंट हुई। इस केस में क्या होगा? एक्चुअली में फार्मर ट्रेडर को जाके 10,000 क्विंटल दे के आएगा और इंटू 105 रुपीज लेके आएगा। ठीक है, दैट इज डिलीवरी सेटलमेंट। अनदर सेटलमेंट इज कैश सेटलमेंट। इस केस में क्या होगा कि भाई फार्मर ट्रेडर दूर दूर रहते हैं, तो फार्मर ने कहा कि मैं अपने पास वाले मार्केट में 110 का जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उस पर बेच आता हूं, और तू अपने पास वाली मार्केट से 110 पे खरीद भी ले, लेकिन जो हमारे बीच का प्रॉफिट लॉस है उसको सेटल कर लेते हैं, विच इज 5 इंटू किसको कितना लॉस हुआ है? लॉस किसको हुआ? पहली बात फार्मर को। कितना लॉस हुआ? 5 रुपए पर क्विंटल पे। सो 5 इंटू 10,000, 50,000 का लॉस हुआ किसको? फार्मर को। तो अब ट्रेडर फार्मर के अकाउंट से डेबिट लेगा या क्रेडिट करेगा? सो फार्मर ट्रेडर को 50,000 रुपए उसके अकाउंट में डालेगा। तो ये हो गई कैश सेटलमेंट, जहां फार्मर ट्रेडर ने आपस में अनियन नहीं दिए एक दूसरे को, उन्होंने अपने पास वाली मार्केट का काम कर दिया, लेकिन आपस में कैश सेटल हो गया। अब इस केस में क्या हुआ? फार्मर मार्केट में तो 110 इंटू 10,000 में बेच के आया, लेकिन उसने 5 इंटू 10,000 का ट्रेडर को पैसा भरा, तो उसको एक्चुअली में अनियन कितने में उसका सेलिंग प्राइस, इफेक्टिव सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 105, जितने पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो जब हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पे आपने प्राइस फिक्स कर दिया, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। अब चाहे प्राइस 120 होता या 90 होता, फार्मर 105 में ही बेचता, ट्रेडर 105 में ही खरीदता। ठीक है, अब इस केस में भले ही उसने ट्रेडर को जाके अनियन नहीं दिए और 105 इंटू 10,000 नहीं लिए, लेकिन फिर भी उसको पड़ा कितना ही? 105 इंटू 10,000। ये बात समझ आती है? अब फटाफट बताओ, अगर ये 90 होता तो क्या होता? किसका प्रॉफिट? कितना? 15 इंटू 10,000, 1.5 लाख का प्रॉफिट। अगर कैश सेटलमेंट होगा तो ट्रेडर फार्मर को कितना देगा? 1.5 लाख।
अब अगर कैश सेटलमेंट हो रहा है तो फार्मर मार्केट में जाएगा, 90 का बेच के आएगा, लेकिन उसे 1.5 लाख और मिलेगा, तो इफेक्टिवली वो 105 में ही बेचेगा. डिड वी अंडरस्टैंड दैट? दिस इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां तो ये रिस्क मैनेजमेंट के तरीके से यूज हो रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास अनियन आने वाले थे, तो उसने अपना वैल्यू फिक्स कर दिया कि मैं इतने में ही बेचूंगा. हाँ जी, यस. नो, सो इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ कि फिजिकल डिलीवरी होगी या कैश सेटलमेंट होगी. तो अगर तो फिजिकल डिलीवरी होगी तो वो ट्रेडर के पास ही जाएगा, 10,000 क्विंटल देगा, 105 इंटू 10,000 ले आएगा. दैट्स व्हेन द फिजिकल डिलीवरी इज हैपनिंग. What if the contract is being settled on cash basis? इसका ये मतलब होगा कि फार्मर मार्केट में जाएगा, मार्केट में प्राइस 90 का चल रहा है, तो 90 इंटू 10,000 में अनियन बेच के आएगा, इसके पास आए 9 लाख. लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैश में सेटल हो रहा है, तो और ट्रेड फार्मर का प्रॉफिट हो रहा है 1.5 लाख का, राइट? प्रॉफिट कैसे हो रहा है? मार्केट में चल रहा है 90, इसने कितने में बेचा है? 105 में, तो 15 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है, राइट? सो 15 रुपए का प्रॉफिट इंटू 10,000, 1,50,000 ट्रेडर फार्मर को क्रेडिट करेगा. फार्मर के पास अलग से 15 इंटू 10,000 भी आ रहा है, तो ये 90 प्लस 15 105 ही बना. चाहे वो सेटल करे डायरेक्टली, फिजिकल डिलीवरी दे, या फिर वो कैश बेसिस पे सेटल करे, फार्मर 105 पे ही बेच रहा है. डिड आई आंसर यू? There is contract. Then why you should sell it outside? No, 1 second. Contract में ये mentioned होगा whether these onions will be settled on physical delivery or on cash basis. अगर तो वो देखो, if the trader and farmer से farmer banker के पास गया या XYZ किसी भी trader के पास गया, trader is sitting in Delhi, farmer is sitting in Bihar, तो उस केस में बिहार और दिल्ली का कम्यूट करने की जरूरत नहीं है ना. उस केस में वो दिल्ली से 90 रुपए में ट्रेडर उठा लेगा मार्केट से अनियन, और ये 90 रुपए में अपने यहाँ बेच देगा, लेकिन आपस में 15 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है इसको फार्मर को, वो ट्रेडर फार्मर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा. दिस इज जस्ट जो जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक्स के साथ होते हैं, या फिर भी हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इसी को हम एक्सचेंज पे करेंगे कि एक्सचेंज पे ये काम कैसे होता है. उस केस में कभी भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, कैश बेसिस पे ही सेटल होता है. ये और क्लियर होगा. लेट्स मूव अहेड. ओके, तो ये है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट at a certain price at a certain time in future. Forward contract is an agreement to buy or sell an underlying asset at a certain price at a certain time in future. At a certain price at a certain time in future. Just read this definition and tell me if it makes sense to you. Repeat करना है क्या? Forward contract is an agreement between two parties. Agreement to buy or sell an underlying asset at a certain time at a certain price in future. मतलब ये एक अग्रीमेंट है बाय सेल का. एक पार्टी बाय कर रही है, एक पार्टी सेल कर रही है. हमारे केस में कौन बाय कर रहा है? ट्रेडर बाय कर रहा है. सेल कौन कर रहा है? फार्मर. एन अंडरलाइंग एसेट, हमारे केस में एसेट क्या है? अनियन. एट अ सर्टेन प्राइस, कोई फिक्स्ड प्राइस है. हमारे केस 105 इज दैट एक्सरसाइज प्राइस और सर्टेन प्राइस. तो ये प्राइस प्री डिटर्मिन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में ही डिटर्मिन्ड है. एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर. टाइम क्या है? 3 months, 3 महीने बाद. अंडरस्टूड? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी सेटल्ड ऑन
फिजिकल डिलीवरी और कैश बेसिस। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ना दो पार्टीज होती है और दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती होती हैं। इट इज अ बायलेटरल अग्रीमेंट। ओके, एक पार्टी जो बाय कर रही है, दूसरी पार्टी जो सेल कर रही है, दोनों एक दूसरे को जानती है। अगर लेट्स से मैं इंपोर्टर हूं और मेरे को पता है कि मेरे पास 3 महीने बाद, मेरे को 3 महीने बाद 10 लाख यूरो की पेमेंट करनी है और मैं बैंक के पास चली गई कि यार आज तो यूरो का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, 3 महीने बाद अगर 105 चल रहा होगा तो मेरे लिए नुकसान होगा या फायदा? नुकसान, राइट। तो उस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, टू ब्रिंग सर्टेनिटी इनटू माय बिजनेस, बेटा बहुत जल्दी नहीं आ गया अगले क्लास के लिए? क्या 10,000 क्विंटल? वो रिस्क हम यहाँ पे केटर नहीं कर रहे, वो अलग रिस्क है। यहाँ पे सिर्फ मार्केट रिस्क केटर हो रहा है, ऑपरेशनल रिस्क केटर नहीं हो रहा है। हो सकता है बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। वो रिस्क है जो फार्मर इज रेडी टू टेक, राइट। फार्मर है, उसको पता है कि वेदर कंडीशन से उसका हार्वेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, तो एज अ बिजनेस वो रिस्क वो ले रहा है। हो सकता है कोई तरीके से उसे शेयर करे, बट यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। नहीं कर सकते, इट इज एनफोर्सेबल एट कोर्ट। हाँ, म्यूचुअली कर सकते हैं, बट अगर एक पार्टी अबाइड ना करे तो अदर पार्टी कैन सू हिम, सू द पार्टी। इट इज एनफोर्सेबल, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। आजा बेटा, बंद करके आजा। Okay, another example very quickly, we'll move to another instrument then. I am an importer. I have to make a, I know I have a consignment coming in 3 months and I have to pay say 10 lakh euros after 3 months. The risk, and I am an importer, I have to keep doing that. मेरे को बार बार ये जर्मनी से एक रॉ मटेरियल मैं सोर्स करती हूँ और हर 2 महीने 3 महीने में मेरे पास यूरो की पेमेंट आती है। तो मेरे को अपने बिजनेस में सर्टेनिटी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो मेरे को कभी पता नहीं होगा कि मेरा आउटफ्लो कितना होना है, राइट। सो टू ब्रिंग सर्टेनिटी आई कैन गो टू अ बैंक एंड से कि मेरे को 3 महीने बाद 10 लाख यूरो चाहिए, मेरे को एक रेट दे दो कि किस रेट पे आप मेरे को फिक्स कर दो कि 3 महीने बाद मैं तुमसे 10 लाख यूरो किस रेट पे खरीद सकती हूँ, ठीक है। सो दैट 10 लाख इंटू, लेट्स से उसने 102 का रेट दिया, सो माई रेट इज फिक्स नाउ। 3 महीने बाद मैं बैंक के पास जाऊंगी, 10 लाख यूरो इंटू 102 रुपीज देके, इंटू 102 करके आई विल गेट द यूरोज एंड आई कैन मेक माई पेमेंट। दिस इज अगेन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बैंकर एंड importer. It is forward, why? Because I know the bank, bank knows me. It is forward because अगर मेरे को 10 लाख नहीं 5 लाख यूरो ही चाहिए तो मैं कह सकती हूँ। The forward contract is not standard. It can be customized to suit the requirement of both the parties. फार्मर और ट्रेडर 5,000 का क्विंटल का भी कर सकते थे, 15,000 क्विंटल का भी कर सकते थे, 3 महीने का भी कर सकते थे, 6 महीने का भी कर सकते थे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है। इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फार्मर और ट्रेडर दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट रिस्क है। मैं और बैंक कर रही हूं तो बैंक यूजुअली तो डिफॉल्ट नहीं करेगा, मैं कर सकती हूँ, है ना, मैं कर सकती हूँ, लेकिन बैंक नहीं करेगा, तो भी डिफॉल्ट रिस्क है। तो फॉरवर्ड अग्रीमेंट्स में जहां दोनों पार्टीज के बीच में ट्रेड होता है या अग्रीमेंट होता है, वहां पे डिफॉल्ट रिस्क होता है। देयर इज रिस्क की दूसरी पार्टी अबाइड नहीं करेगी। ओके, अंडरस्टूड? So forward contract are bilateral agreement, customizable to suit the requirement of both the parties, and there exists a default risk. Trader अनियन लेने नहीं आया, फार्मर अनियन बेचने ही नहीं आया, तो वो एक रिस्क है। फार्मर ने ट्रेडर के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, लॉस हो गया, नहीं डाले, कर सकता है वो ऐसा। तो झंझट तो ट्रेडर को पालना पड़ेगा ना कि कोर्ट में लेके जाएगा, क्या पता इतना पैसा ही ना हो कि वो सोचेगी लेट इट बी, राइट। सो देयर इज अ रिस्क इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। Have we understood what are forward contracts? हमारे फार्मर वाले केस में कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या था, कोई बता सकता है? किस 10,000 क्विंटल अनियन। कॉन्ट्रैक्ट साइज इज द यूनिट ऑफ द एसेट,
कि मेरा एसेट की यूनिट कितनी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइज भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमाइजेबल है। मैं 10,000 का 5, 15 कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट स्पॉट प्राइस इज, वी अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्राइक एक्सरसाइज प्राइस इज। राइट डाउन एक्सरसाइज प्राइस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइक प्राइस। तो जिस प्राइस पे एक्चुअली ट्रांजैक्शन होनी है, हमारे केस में 105, वो एक्सरसाइज प्राइस है या फिर स्ट्राइक प्राइस है। एंड प्राइस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज डिनोटेड बाय ST। वी हैव अंडरस्टूड दिस। वन मोर थिंग, जो पार्टी बाय करती है ना कॉन्ट्रैक्ट को, जो बाय पोजीशन इनिशिएट करती है, उसको कहते हैं लॉन्ग करना। टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन मींस टेकिंग इनिशिएटिंग अ बाय। हमारे केस में बाय पोजीशन किसने ली थी? ट्रेडर एवरीबॉडी। सो ट्रेडर हैज लॉन्ग्ड द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो उसमें अंडरलाइंग एसेट को बाय करने की बात कर रहा है, और जो सेल कर रहा है दैट हैज टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। तो हम डेरिवेटिव्स में लॉन्ग और शॉर्ट की भाषा में ही बात करते हैं। लॉन्ग मींस इनिशिएटिंग अ बाय पोजीशन एंड शॉर्ट मींस इनिशिएटिंग अ सेल पोजीशन। अभी ये इनिशिएटिंग वर्ड मैंने क्यों यूज किया, इसकी बात मैं अभी करूंगी। चलो, one last thing, can you write about forward contract? Forward contract is an OTC contract, over the counter contract. Forward contract is an over the counter contract. OTC, over the counter. So only the party knows that it is happening because it has happened over the counter. It has happened between them. मुझे नहीं पता कि किसी XYZ फार्मर ट्रेडर ने क्या डील किया है, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। OTC contract is a bilateral contract happening between two parties, either a banker or a trader or a company or an MNC. It could be anybody. But it's not in the public. Of course, data record होता है, but ऐसे public domain नहीं है. It is not an exchange traded contract. Now we move to another instrument, futures. Again, we can have stock futures, we can have stock indices futures, we can have currency futures, commodity futures, bullion futures, any kind of futures we can have. Futures और forwards एक ही हैं. They mean the same. दोनों में there is an agreement to buy or sell an underlying asset at a certain price at a certain time in future. फॉरवर्ड फ्यूचर में सिर्फ एक फर्क है, फॉरवर्ड एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर एक एक्सचेंज ट्रेडेड है, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज है जो बता रहा है कि मेरा अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा और टाइम टू मैच्योरिटी क्या होगा। मतलब इट इज हैपनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है और जो पार्टी बाय कर रही है एसेट को और जो पार्टी सेल कर रही है एसेट को आपस में वो एक दूसरे को नहीं जानती। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन लेना है तो मैं ले रही हूं, कोई पार्टी शॉर्ट पोजीशन ले रही होगी। आई डू नॉट नो दी पार्टी। एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज मेरी काउंटर पार्टी बनती है, इस केस में एक्सचेंज मेरी काउंटर पार्टी है और एक्सचेंज ही डिक्टेट करेगी कि एसेट क्या होगा, एसेट का साइज कितना होगा और टाइम टू मैच्योरिटी कितना होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के डिमांड सप्लाई से डेफिनेटली प्राइस ऊपर नीचे होंगे, तो फ्यूचर प्राइस तो चेंज होता रहेगा। जैसे आई वॉज जस्ट चेकिंग येस्टरडे कि अभी एक्टिव करेंसी फ्यूचर्स, अगर मैं डॉलर फ्यूचर्स की बात करूं तो एक 26 अगस्त वाला फ्यूचर था और एक 28 सितंबर वाला फ्यूचर था, ठीक है।
मतलब एनएससी पे जब मैंने एनएससी के एफएनओ सेगमेंट को खोला तो आई फाउंड आउट कि मैं एक तो 26 अगस्त वाले डॉलर पे बाय कर सकती हूँ या सेल कर सकती हूँ, विच मीन्स अगर मैं करती हूँ तो इसका मतलब ये है दैट आई एम रेडी टू बाय $1,000 at the future price at which I buy the contract on 26 अगस्त। अगर मैं 26 अगस्त यूएसडी फ्यूचर को लॉन्ग करती हूं, लेट से तब प्राइस चल रहा था 83.85 ऐसा, और एक्सचेंज ने बताया है कि 26 अगस्त पे ये मैच्योर हो रहा है, एसेट इसका क्या है, डॉलर्स, फॉरेन करेंसी, डॉलर इसका एसेट है, और एक्सचेंज ने ही डिक्टेट किया है इसका लॉट साइज। लॉट साइज इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट साइज। मतलब अगर मैं एक लॉट को लॉन्ग करती हूं तो उसका मतलब है कि मैं $1,000 खरीदने को तैयार हूं, ठीक है। तो इसने $1,000 का लॉट साइज बताया हुआ है। सो इफ I take a long position in this future, what am I theoretically saying is that I am ready to buy $1,000 at 83.85 rupees per dollar on 26th August। समझ आया? ठीक है, ओके, आई विल रिपीट। देखो, फॉरवर्ड समझ आया था? फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई ही फर्क नहीं है। फॉरवर्ड में दोनों पार्टी आपस में बैठ रहे थे, वो डिफाइन कर रहे थे कि एसेट क्या होगा, टाइम कब हम ये डिलीवरी करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा, एसेट साइज कितना होगा। अभी वो पार्टी नहीं है, अभी एक्सचेंज बता रहा है, ठीक है। एक्सचेंज बता रहा है, अब मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट उठाती हूँ, जो मैंने जैसे डॉलर कॉन्ट्रैक्ट उठाया, डॉलर फ्यूचर्स, ठीक है, दो थे, अभी तो मैंने 26 अगस्त वाला बताया। एक्चुअली करेंसी में वीकली कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं और मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट, अभी 3 मंथ्स का एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे 28 सितंबर का 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और ये 26 अगस्त वाला, क्योंकि इस अगस्त सब खत्म हो रहा है तो इसका लास्ट ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। जब ये 26 अगस्त हो जाएगा फिर एक और वीक का कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा जो अगले वीक पे खत्म होगा। तीन महीने के भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, 15 दिन, कुछ भी हो सकता है, वो एक्सचेंज बताएगा। आप चेक करो, जैसे आप करेंसी का एक मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 28 सितंबर वाला, कल ही चेक किया, और एक वीक का चल रहा है जो कि 26 अगस्त का। 2 महीने या 3 महीने का तो अभी नहीं एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा करेंसी का, हो सकता है बीएससी पे हो रहा हो, मैंने एनएससी पे चेक किया था। अलग अलग मैच्योरिटी होती है, ऑप्शंस की देखोगे हर वीक की मैच्योरिटी मिलेगी, महीने की मिलेगी, 3 महीने की भी मिलेगी, मंथली बेसिस पे ही होता है। ओके, सो मंथली बताया, वीकली भी है, वीकली और मंथली दोनों है, करेंसी फ्यूचर चेक करना, ठीक है। सो लेट्स से आई टॉक अबाउट 28 सितंबर डॉलर फ्यूचर्स, ठीक है, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है एक्सचेंज पे रन हो रहा है 28 सितंबर डॉलर, उसमें एसेट क्या है, डॉलर, और उसका लॉट साइज कितना है, $1,000। ये स्टैंडर्ड है, ये बता रखा है एनएससी ने कि हमारे डॉलर कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज हमेशा $1,000 होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करने का मतलब है कि मैं $1,000 खरीदने को तैयार हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने का मतलब है कि मैं $1,000 सेल करने को रेडी हूं। किस डेट पे, वो भी फ्यूचर बता रहा है, एक्सचेंज बता रहा है। अगर 26 अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है तो मैं 26 अगस्त को बाय या सेल करने को रेडी हूं, और अगर 28 सितंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल किया है तो मैं उस दिन को करने को रेडी हूं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल मतलब है, ये मैं पहले भी कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज आउट कर सकती हूँ, ठीक है। सो फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड आर टू very similar contract with only one difference. One is traded on exchange, the terms are dictated by exchange, only price is discovered by the market players. प्राइस मैं और जो भी लोग लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे होंगे वो डिक्टेट करेंगे, लेकिन और सारी चीजें कि एसेट क्या होगा, एसेट का साइज कितना होगा, टाइम कब डिलीवरी होगी या कब मैच्योरिटी होगी, दैट इज डिक्टेटेड बाय एक्सचेंज। एम आई क्लियर एवरीबडी? यस। कॉन्ट्रैक्ट उस दिन बाय किया, तो फ्यूचर बाय करने का मतलब आई एम रेडी टू, आई एम विलिंग टू, आई एम अग्रीइंग टू। बिल्कुल, उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो हमें
हमें कॉन्ट्रैक्ट तो समझ आया, अभी इसके so futures are exchange traded contract and they are marked to market. What does that mean? And more often than not they are cash settled. इसका क्या मतलब है? It means again carrying the same contract कि मैंने 28 सितंबर का डॉलर फ्यूचर को बाय करा, एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी है, लॉन्ग किया है इस कॉन्ट्रैक्ट को, विच मीन्स थियोरेटिकली मैं ये बोल रही हूँ कि मैं 28 सितंबर को जिस प्राइस पे मैंने बाय किया ना कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से मैंने 84 रुपीस पे पर डॉलर पे ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया, ये फ्यूचर प्राइस था और ये मेरे लिए एक्सरसाइज प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है कि आई एम रेडी टू बाय $1000 ऑन 28 सितंबर एट 84 रुपीज. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. थ्योरेटिकल मतलब ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, अब लेट्स से अगले दिन, आज मैंने किया ये, आज है 25 अगस्त. ठीक है, वैसे तो चलो 25 अगस्त, 25 अगस्त को मैंने 84 पे लॉन्ग कर दिया फ्यूचर. 26 अगस्त का जब डे कंक्लूड हुआ तो वैल्यू हो गई 85. अब ये मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस? मैंने जो चीज़ 84 में बाय की थी वो आज 85 की हो गई. उस कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर प्राइस 85 हो गया कि अगर मैं आज एंटर करती तो मैं 85 पे एक्सेप्ट करती बाय करने को. तो 25 अगस्त को अगेन ये सब मैं रेडी हूँ 28 सितंबर को करने के लिए, तो पेमेंट तो आज नहीं करनी. जब भी मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आऊंगी तो आई एम सेइंग दैट आई एम रेडी टू बाय ऑन 28 सितंबर, विच मीन्स आई डोंट हैव टू पे टुडे, आई डोंट गेट डॉलर्स टुडे. बट दैट डज नॉट मीन कि बिल्कुल ही आप अकाउंट खाली करके ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो. आपको कुछ मार्जिन मेंटेन करना होता है, वो एक्सचेंज बताती है. 10 to 15% ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू के आसपास रहता है ये. अगर मेरी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है, कोई बता सकता है? टोटल एक्सपोजर कितना है? 84,000. वेरी गुड, क्योंकि 1000 मेरा लॉट साइज है. एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग करना मतलब $1000 बाय करने के लिए ओके करना. ठीक है, और 84 पे मैंने एंटर किया है तो 84,000 मेरी एक्सपोजर है. लेकिन मेरे को अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन करना है? लेट्स से 8400, लेट्स से 10% ऑफ इट ये मेरे अकाउंट में मार्जिन होना चाहिए, नहीं तो मैं ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती. ठीक है, अब अगले दिन 26 अगस्त को 85 हो गया तो मेरे अकाउंट में जितने का मुझे प्रॉफिट हुआ है ना वो क्रेडिट हो जाएगा. मतलब 84 से 85 हुआ, मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 into 1000 का, तो मेरे अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट हो गए 26 अगस्त को. अब लेट्स से 27 अगस्त को ये 85 से 83 हो गया. अभी सोचो और बताओ, 2000 का प्रॉफिट या लॉस? लॉस. मैंने 84 पे बाय किया था, अभी कम हो रहा है तो लॉस है ना. बाय करते हो तो आप चाहोगे कि प्राइस ऊपर जाए, सेल करते हो तो आप चाहोगे कि प्राइस नीचे जाए. 27 अगस्त को 83 हो गया तो 27 अगस्त को मेरे अकाउंट से -2000. ये पिछले दिन से कंपेयर करोगे. ठीक है, अब अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? 7400. दिस इज नोन एज मार्क टू मार्केट. हर दिन मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अकाउंट सेटल होते हैं. आई डेंट गेट यू, क्या क्वेश्चन है? हर दिन होगा, हर दिन होगा.
हु वाज आस्किंग? आ गया समझ? अच्छा, अब लेट्स से मैंने पोजीशन क्लोज कर दी. क्लोजिंग अ पोजीशन मींस स्क्वायरिंग ऑफ. मतलब मैंने लॉन्ग पोजीशन शुरू की थी, इनिशिएट की थी. मैं 28 सितंबर तक मेरे को वो पोजीशन ले जानी ही नहीं थी. मैंने पहले ही, मेरे को दिख रहा था यार, लेट्स से 30 अगस्त को प्राइस होवर कर रहा है 85 पे और मेरे पास बैलेंस बना पड़ा है 9400 का अकाउंट में. मेरे को पता है कि यार मेरे को 1000 का प्रॉफिट हो गया, मैं निकल रही हूँ. आई कैन डू दैट. फ्यूचर में आपको एंड तक पोजीशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन क्लोज योर पोजीशन एनी टाइम ऑन और बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी. ठीक है, तो अब मैंने 85 को 30 अगस्त को पोजीशन क्लोज की. क्लोजिंग अ पोजीशन मतलब टेकिंग अ काउंटर पोजीशन. आपने लॉन्ग किया था तो एक तरीके से आप शॉर्ट कर रहे हो. यस, नहीं. तो अगेन फॉरवर्ड में दो पार्टीज हैं, वो दोनों पार्टीज के आपस का कोऑर्डिनेशन है. वो चाहे तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई कर दे, वो उन पे. फ्यूचर की बात करेंगे अब हम, सिर्फ फ्यूचर और ऑप्शन की बात करें. ठीक है, सो यू वर आस्किंग सर. यस, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मच्योरिंग ऑन 28 सितंबर. मतलब 28 सितंबर तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली ट्रेड होगा. 28 सितंबर के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट विल सीज टू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. हर दिन ये कॉन्ट्रैक्ट में बाय सेल होगा. जैसे 25 अगस्त को मैंने सोचा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर रही हूँ, हो सकता है 26 अगस्त को कोई लॉन्ग करे, कोई शॉर्ट करे. तो 28 सितंबर का मतलब है तब तक ये एक्टिवली ट्रेड होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा. 28 सितंबर मैच्योरिटी है. अंडरस्टूड? So 30th August I decide to close the position. Closing the position means taking an offsetting position, taking a counter position, squaring off. हमारे डेरिवेटिव्स की भाषा में एक पोजीशन को क्लोज करना मतलब स्क्वायर ऑफ करना. अंडरस्टूड एवरीबडी? लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जो मेरे अकाउंट में इकट्ठा हो गया, लॉस पे किया या प्रॉफिट पे किया, दैट्स अप टू द ट्रेडर. सो वी कैन क्लोज द पोजीशन बिफोर. वन थिंग, अगर तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स है. स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में अंडरलाइन क्या होता है? ये हम अभी जो हमने एग्जांपल लिया वो कौन से फ्यूचर्स थे? करेंसी फ्यूचर्स, जिसका एसेट एक फॉरेन करेंसी थी, यूएस डॉलर्स. देयर कैन बी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स ऑल्सो. इंडेक्स में अंडरलाइन क्या हो सकता है? निफ्टी हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, होता है, राइट? करेंसी फ्यूचर अगर आपने लास्ट डेट ऑफ मैच्योरिटी तक क्लोज नहीं किया तो एक्चुअली में डॉलर आपके अकाउंट में आएंगे. सिमिलरली स्टॉक फ्यूचर्स किस पे होते हैं? इक्विटी स्टॉक पे. जैसे मैंने टाटा मोटर का फ्यूचर ले लिया, टाटा स्टील का फ्यूचर ले लिया, रिलायंस का फ्यूचर ले लिया, और अगर लेट्स से वो 28 सितंबर का फ्यूचर है, तो 28 सितंबर तक अगर मैंने पोजीशन क्लोज नहीं की तो 28 सितंबर को मेरे डीमैट अकाउंट में एक्चुअली टाटा मोटर्स के स्टॉक क्रेडिट हो जाएंगे. तो ये फिजिकल डिलीवरी हो जाती है अगर लास्ट डेट तक पोजीशन क्लोज ना की जाए. लेकिन स्टॉक इंडेक्स के केस में कभी भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, दे आर ऑलवेज कैश सेटल्ड. क्योंकि वो खुद ही एक इंडेक्स है, खुद एक एसेट थोड़ी है. इंडेक्स है ना, इट इज अ हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस stocks of the companies, listed stocks. So the only difference, if the position in a future contract is not closed on the date of maturity, physical delivery will take place. But if it is the case of stock index, physical delivery can never take place, it can only be cash settled. That's one. अगेन ये भी एक्सचेंज ही डिक्टेट करता है कि किस केस पे डेट के जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा तो किस एसेट या कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे फिजिकल डिलीवरी होगी और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली कैश सेटल्ड होगा. डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैश सेटलमेंट एंड फिजिकल डिलीवरी? कमोडिटी अगेन डिफर करता है, मोस्टली कैश सेटलमेंट ही होता है. इंडेक्स तो कैश ही होता है. नहीं मतलब कमोडिटी अगर अंडरलाइन कोई कमोडिटी ही है, कमोडिटी कुड बी एनीथिंग ना,
मतलब यूजुअली कैश सेटल्ड होती है कमोडिटी, सिर्फ स्टॉक्स होते हैं और करेंसी होता है जो फिजिकल डिलीवरी हो सकती है मोस्टली कमोडिटी पे। अब कॉपर है, दो टाइप की होती है, एक इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, गोल्ड भी कमोडिटी हो सकती है, बुलियन है, सिल्वर भी हो सकती है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, ठीक है। लोग उसको जब खरीदते हैं तो उससे उन्हें कुछ बनाना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट के तरीके से खरीदते हैं। और एक कंजम्पशन एसेट होता है कॉपर, ये सारे। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि कोई एक्सचेंज फिजिकल डिलीवरी का भी कॉन्ट्रैक्ट इशू करे जहाँ पे एक्चुअल डिलीवरी होती हो। तो इंडेक्स क्या है? निफ्टी और सेंसेक्स स्टॉक इंडेक्स है। एमसीएक्स सिर्फ एक एक्सचेंज है, एमसीएक्स इंडेक्स नहीं है। एमसीएक्स एक एक्सचेंज है जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड होती है, समझ रहे हो? एमसीएक्स और निफ्टी सेंसेक्स में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। MCX is like NSE and BSE, they are all exchanges, but Nifty and Sensex are indices. It is a hypothetical portfolio of equity shares, right? जो इंडिकेट करते हैं कि इन 50 शेयर की मूवमेंट कैसी रही है आज के दिन, यही होता है ना, ठीक है। सॉरी, अगर तुमने क्लोज नहीं किया स्टॉक के टर्म पे तो आपके अकाउंट में तो पैसा कट ही चुका होगा हर दिन के हिसाब से, और यू विल रिसीव द स्टॉक, क्रेडिट हो जाएंगे। नहीं, आपको विद इन फ्यू डेज आपको कंप्लीट पेमेंट भी करनी होगी। वो अगेन वो सारे टर्म्स हैं जो एक्सचेंज बताएगा कि आपको कितने दिन में पूरी पेमेंट करनी होगी और फिर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा। क्योंकि अभी तो मार्जिन पे खेल रहे हो ना, तो यू आर राइट कि मार्जिन प्लस माइनस होता रहेगा, और अगर आपने पोजीशन क्लोज नहीं की तो आपको फुल पेमेंट करके एसेट लेना पड़ेगा, स्टॉक लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल्सो ट्रू। फ्यूचर्स है ना, आप अभी बाय नहीं कर रहे हो, यू विल बी बाइंग। तो जब अभी बाय नहीं करे तो अभी पैसे क्यों देने? जैसे मैंने बोला, हर दिन आपने कुछ पैसे रख दिए, अब हर दिन प्राइस बढ़ेगा तो आपको पैसा आ जाएगा, घटेगा तो पैसा हट जाएगा। अगर आपने पोजीशन क्लोज कर दी तो कुछ भी नहीं देना, जो अकाउंट में बचा वो बचा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने एंड तक कोई पोजीशन क्लोज नहीं की तो कुछ केसेस में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको फुल पेमेंट करके, जो भी बची हुई पेमेंट है वो करके आपके अकाउंट में स्टॉक या एसेट जो भी है आ सकता है। उसके लिए है ही नहीं। हाँ जा बच्चा, गुड मॉर्निंग। Okay, come back now, come back everybody. Let's understand yet another concept under future. S0 क्या होता है? Spot price. F0 क्या होता है? Future price. F0 is future price. Now we understand the relationship between S0 and F0. So I was talking about 26th August dollar contract. Remember the example? कि एक कॉन्ट्रैक्ट है एनएससी पे जो अभी ट्रेड हो रहा है 26 अगस्त डॉलर कॉन्ट्रैक्ट, जिसका लॉट साइज कितना है $1000, ठीक है।
और उसका जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 83। लेट से, वैसे तो इट्स नॉट पॉसिबल बट लेट से कल 26 है, कल ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज 25 है, आज लेट से मार्केट में, स्पॉट मार्केट में डॉलर का प्राइस 80 चल रहा है, क्या प्रॉफिट कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? क्या अपॉर्चुनिटी है? ये स्पॉट मार्केट में, मतलब अगर आज ही डॉलर खरीदती हूं तो मुझे 80 रुपए में डॉलर मिल रहा है, और आज अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेती हूं तो ये 26 अगस्त वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को डॉलर 83 का मिल रहा है, मतलब कि 26 अगस्त को आई कैन बाय और सेल डॉलर फॉर 83 रुपीज। ठीक है, समझ आया? तो अब क्या प्रॉफिट, एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है प्रॉफिट बनाने की? क्या प्रॉफिट, क्या अपॉर्चुनिटी है? कहां बाय करूं? स्पॉट में। बाय लो सेल हाई, बेसिक इक्वेशन। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे आज ही डॉलर खरीद लूँ, लेट से मैंने आज ही $1000 80 रुपए पे खरीद दिए, और आज ही फ्यूचर मार्केट में इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, शॉर्ट। मतलब आई एम रेडी टू सेल $1000 एट 83। मैंने कितने का प्रॉफिट बना लिया? क्योंकि कल ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, कल एक्चुअली में डिलीवरी का टाइम आ जाएगा, मैं उसको $1000 दूंगी, और क्योंकि मैंने आई हैव टेकन अ पोजीशन ऑन 83, द एक्सचेंज विल पे मी 83,000 थ्योरेटिकली, राइट? तो मैंने 3000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया बिना रिस्क के। तो ऐसा होगा तो क्या हर कोई बाय नहीं करेगा यहाँ पे? मैंने जिस समय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किया उस समय प्राइस 83 चल रहा था, तो मेरे लिए ये फिक्स हो गया। यस, हाँ, तो मैंने शॉर्ट किया है, तो आई एम अग्रीइंग टू सेल $1000 at 83 per dollar on 26th August. This is what I have done. Yes, 26th August डॉलर फ्यूचर को शॉर्ट करने का मतलब है कि मैं उस फ्यूचर प्राइस पे $1000 बेचने को रेडी हूँ 26 अगस्त को, ठीक है? तो वही कर रही हूँ कि आज ही मैंने $1000 खरीद लिया, 80 के हिसाब से 80,000 रुपये दिए, 80,000 रुपये दे के मेरे पास $1000 आ गए, पड़े हैं $1000। नहीं समझ आया? क्या क्या क्या? स्पॉट मार्केट, करंट मार्केट, जिसमें आज ही अभी ही डॉलर बैंक पे जाके ले लिया भाई मैंने। दोनों अलग मार्केट्स हैं। आर्बिट्राज क्या होता है? बाइंग इन वन मार्केट, सेलिंग इन अनदर। फ्यूचर मार्केट एक मार्केट है जहां की ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होती है, स्पॉट मार्केट जिसकी ट्रांजैक्शन आज ही होती है। तो ये दो अलग मार्केट है। एक मार्केट में डॉलर कम का बिक रहा है, दूसरे मार्केट में डॉलर ज्यादा का बिक रहा है। जहां कम का बिक रहा है वहां खरीद लेती हूँ, जहां ज्यादा का बिक रहा है वहां बेच देती हूँ। यही कर रही हूँ ना, यही कर सकती हूँ। ऐसा हर कोई कर सकता है। अब मैं भी यहाँ बाय करूंगी, हर कोई देखेगा यार यहाँ 80 का बिक रहा है, यहाँ 83 का बिक रहा है। आसपास के दिन है, 25 अगस्त और 26 अगस्त को ये क्लोज हो रहा है, राइट? तो कोई फर्क ही नहीं है, सेम ही बात है। स्पॉट में भी तो ट्रांजैक्शन T+1 पे होती है, इसकी भी ट्रांजैक्शन तो 26 को ही होगी। सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम एसेट, डिफरेंट प्राइसेस, वन लो वन हाई। एवरीबडी विल स्टार्ट टू बाय इन स्पॉट मार्केट, एवरीबडी विल स्टार्ट टू सेल इन स्पॉट मार्केट। जब हर कोई स्पॉट मार्केट में बाय करने लगेगा, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस विल, फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज टिल द टाइम कि 26 अगस्त को दोनों प्राइस इक्वल हो। What is the relationship between S0 and F0? At the time of maturity, S0 and F0 should be equal. If they would not be, there will be arbitrage opportunity to earn profit, riskless profit. We'll come to कि क्या क्या होता है, क्या क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हो या
तो $1000 ले लो ना, उसके लॉट साइज को अपने स्पॉट मार्केट में तो मैच कर सकते हो। अगर ये प्राइस, सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, ये दो कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। स्पॉट मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट है कि आज ही $1000 लिए बैंक से, 80,000 देके आ गई। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। एक्चुअल बातें मतलब मैं ऐसा पोजीशन होगी ना, मैं प्रॉफिट कमा जाऊंगी, मेरे को डॉलर लेने नहीं हो पाता। तभी तो कह रही हूँ कि प्राइस सेम होता है। अगर प्राइस सेम नहीं होगा, ये मैं रिलेशनशिप डिराइव करने की बात कर रही थी, ठीक है। एक्चुअली में ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 0.0002 की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी कि 80 का खरीदो 83 का बेच दो, वो तो नहीं मिलती ना। पर आप माइक्रो सेकंड्स पे आर्बिट्राजर्स खेलते हैं और बिल्कुल 4 डेसिमल डिजिट्स वाले पे ही पैसा लगा के कमा भी जाते हैं। बहुत तरीके हैं, आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज देखोगे तो बहुत तरीके हैं। सो वेट, द रिलेशनशिप बिटवीन S0 एंड F0, लेट्स से अगर ये F0 का प्राइसिंग है और ये S0 का प्राइसिंग है और ये डेट है जिसपे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो ये दोनों आपस में कन्वर्ज कर जाएंगे इस डेट पे। S0 F0 moves toward each other, they converge each other, they cannot be divergent for a long time, ठीक है। तो मैच्योरिटी के वक्त दोनों बिल्कुल आसपास होंगे। दैट्स फर्स्ट। More often than not, F0 will be higher to S0, and this situation is known as contango. बता रही हूँ। Okay, so what we have understood till now is that at the time of maturity, during those days when the expiry will be in one day or will be today, the S0 will be identical or equal to very close to F0. ये समझ आया? तो S0 ऊपर हो सकता है, F0 नीचे हो सकता है, या F0 ऊपर हो सकता है, S0 नीचे हो सकता है, दोनों कन्वर्ज करेंगे। वो सिचुएशन जहां पहले F0 S0 के ऊपर चल रहा था, उस सिचुएशन को, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्टांगो। और वो सिचुएशन जहां पे F0 S0 के नीचे चल रहा था, उस सिचुएशन को बोलते हैं बैकवर्डेशन। अभी इसका मतलब बाद में समझेंगे, बट कॉन्टांगो और बैकवर्डेशन पता होना चाहिए। टर्म कॉन्टांगो ही होता है, करेक्ट। सीधा मतलब अच्छा, ऐसे चलता था, ओके। कॉन्टांगो F0 ग्रेटर देन S0 और S0 ग्रेटर देन F0, F0 ग्रेटर देन S0। मोर ऑफन देन नॉट कॉन्टांगो रहता है सिचुएशन। क्यों रहता है मैं इसकी बात करूंगी। क्यों ऐसा होता है कि F0 S0 से थोड़ा ज्यादा होता है। बैकवर्डेशन हो सकता है, कमोडिटी मार्केट में होता भी है। कमोडिटी मार्केट में डिमांड सप्लाई कमोडिटी पे देखते हैं। अगर आपको पता है कि आगे आने वाला डिमांड बढ़ने वाला है, सप्लाई कम होने वाला है, फ्यूचर प्राइस कम हो जाता है, या जो भी है। So we are continuing with the topic of relationship between S0 and F0. One thing we have established कि maturity date पे S0 F0 इक्वल हो जाए। नहीं होगा तो वो हो जाएंगे अपने आप। अगर ऐसा हुआ तो ट्रेडर्स विल पिच इन ना, ट्रेडर्स आएंगे, एक जगह बाय करेंगे, दूसरी जगह सेल करेंगे, वो अपने आप हो जाएंगे।
पहले, जैसे ये एक्सपायरी है, ठीक है, इससे पहले तो फर्क है, यहाँ आते आते डिफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, स्पॉट मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट एक जैसा हो गया। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उतनी मैग्नीट्यूड डिफरेंस में पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो सेकेंड का डेटा देखो, ठीक है, और बहुत सारे करेंसी कोड्स ले लो, करेंसी मार्केट में बहुत होता है कि बैंक कोटेशन देते हैं, बैंक अलग कोटेशन देते हैं, आप अलग बैंक से कोई कोटेशन लेते हो, ठीक है। देखो मार्केट में ना अब बहुत डेप्थ आ गई है, बहुत लिक्विडिटी आ गई है, तो बहुत आसान से ऐसे स्पॉट्स नहीं ट्रेड होते, लेकिन अभी भी आर्बिट्राज होता है, बहुत तरीके हैं, मतलब आर्बिट्राज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, बट लोग कोरिलेशन निकालते हैं और फिर देखते हैं कि वो कोरिलेशन के हिसाब से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मार्केट पैरिटी में है कि नहीं, मैनी थिंग्स। चलो चलो पर्सनल बाद में। कितने का चल रहा है? 900। Okay, another case. Tata Motors is an equity publicly listed company, yes, no? उसका स्पॉट प्राइस होगा, लेट्स से आज उसका प्राइस है 900 रुपये स्पॉट मार्केट में। आज मतलब टाटा मोटर्स खरीदूँ एक शेयर तो मेरे को 900 रुपये देना है। और फ्यूचर मार्केट में टाटा मोटर्स का नवंबर फ्यूचर कितने का बिक रहा है? सिर्फ 1200 का बिक रहा है, ठीक है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिकल है? स्पॉट मार्केट में आज ही पैसा देना पड़ेगा और आज ही मिलेगा। नवंबर टाटा मोटर फ्यूचर में पैसा भी नवंबर में जाएगा और टाटा मोटर के शेयर्स भी नवंबर में ही आएंगे, लेकिन यहाँ 900 का मिल रहा है, वहाँ 1200 का खरीदा बेचा जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स से इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो से 12% पर एनम, ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है। प्रॉफिटिव बनाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या अभी? ऑब्वियस सी बात है, स्पॉट मार्केट में आज ही शेयर खरीद लूं 900 रुपए का, फ्यूचर मार्केट में आज ही पोजीशन ले लूं कि मैं इतने स्टॉक्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा उतने स्टॉक्स इस फ्यूचर प्राइस पे, जिस पे मैं एंटर करूंगी, इस फ्यूचर प्राइस पे सेल करूंगी। यहां लॉन्ग कर लूं, यहां शॉर्ट कर लूं, क्योंकि ये स्पॉट मार्केट है, क्योंकि मुझे पैसा आज ही देना होगा और सेल मेरा 3 महीने बाद होगा। तो ये पैसा कहां से आएगा? लेट मी बोरो मनी, लेट मी बोरो मनी। लेट्स से द कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1000 यूनिट्स अगेन, आई वुड नीड 9 लाख, वुड आई? ठीक है, स्पॉट मार्केट में खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना, आज ही देना पड़ेगा और फिर ही स्टॉक्स आएंगे। तो मैंने 9 लाख को बोरो किया, 3 महीने बाद 9 लाख को बोरो किया स्पॉट मार्केट में। टुडे, आज ही स्पॉट मार्केट में बाय 1000 टाटा मोटर स्टॉक एट 900, ठीक है। पहले क्या किया? 9 लाख बोरो किए, वो 9 लाख दे के 1000 टाटा मोटर्स के स्टॉक ले लिए और आज ही मैंने फ्यूचर मार्केट में भी पोजीशन ले ली। टुडे इटसेल्फ आई क्या पोजीशन लूंगी? लॉन्ग शॉर्ट? शॉर्ट। सो आई शॉर्ट नवंबर टाटा मोटर फ्यूचर, और क्योंकि अभी पोजीशन, अभी प्राइस चल रहा है 1200, तो मेरा प्राइस हो गया 1200, ठीक है। अभी आफ्टर 3 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आफ्टर 3 मंथ्स
व्हाट विल हैपन, ये 9 लाख, पहले मैं फ्यूचर को एक्सरसाइज कर देती हूँ। फ्यूचर ये जो नवंबर में एक्सपायर हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, अपने 1000 शेयर फ्यूचर में सेल कर सकती हूँ। कितने के, मेरे पास कितने पैसे आएंगे, 1200 इंटू 1000, 12 लाख रुपीस मेरे पास आ गए। ये पैसे बोरो किए थे, इसे वापस करने है, रीपे करना है। कितना रीपे करना होगा, 9 लाख इंटू 1.12% है, 1 साल का। मेरे को कितना चाहिए, 3 महीने। सो 9 लाख इंटू 1 कितना, 1.12 अपॉन 4 करेंगे, नहीं सॉरी, हाँ 0.12 अपॉन 4 करेंगे, कितना आया, 0.03। 1 महीने का 1% बना ना, 3 महीने का लोन लिया 3% बना, तो 9 लाख का 3% कितना हुआ, 2700। मुझे वापस कितना करना है, 9,27,00,000। 12 लाख मिला, 9,27,00,000 वापस कर दिया, प्रॉफिट बच गया। ठीक है, ऐसा हर कोई कर सकता है कर सकता है। तो अब जब हर कोई ऐसा करेगा तो स्पॉट में सब बाय कर रहे हैं, स्पॉट का प्राइस, फ्यूचर का प्राइस, कब तक, जब तक F0 इज नॉट इक्वल टू S0 e रेज टू दी पावर RT। अभी ये क्या हुआ, पहली बात, डेरिवेटिव्स में कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग हमेशा कॉन्टिन्यूस होगी। e रेज टू दी पावर RT कंपाउंडिंग, e रेज टू दी पावर माइनस RT डिस्काउंटिंग। ठीक है, डेरिवेटिव्स में यू विल बी अलाउड टू यूज फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स एंड यू नीड टू बाय देम, यू नीड टू बाय देम, यू नीड टू प्रैक्टिस देम। फिर से बताऊंगी, सारा बताऊंगी। ठीक है, सुना है ERT माइनस RT, सुना है क्या? जैसे हम सिंपल कंपाउंडिंग या कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग क्या करते हैं, वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R रेज टू द पावर T, यही होता है। ये सिंपल कंपाउंडिंग है या सिंपल कंपाउंडिंग है। टी के हिसाब से 1 महीने में कंपाउंड हुआ या 12 महीने में कंपाउंड हुआ या एनुअल सेमी एनुअल हुआ कुछ, ये कंपाउंडिंग वो है। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब होता है हर मिनट कंपाउंड हो रहा है, हर सेकंड कंपाउंड हो रहा है, रियल टाइम पे कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर RT, e रेज टू द पावर RT इज द फ्यूचर वैल्यू, और डिस्काउंट बैक करना है तो e रेज टू द पावर माइनस RT। ठीक है, तो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग तो ऐसे होगी। यस, पीछे ला रहे हो ना, डिस्काउंट मतलब पीछे ला रहे हो, तो e रेज टू द पावर माइनस RT। अभी ये मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगी, सो वेट। मैंने ये बोला कि यहाँ पे आपको 9,27,000, ये हमने वैसे सिंपल कंपाउंडिंग के हिसाब से किया था, बट लेट इट बी। अगर यहाँ पे मेरे को 9,27,000 ही मिल रहा होता फ्यूचर मार्केट से और 9,27,000 मेरे को देना होता, तो यहाँ पे कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं होती, राइट? तो मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कब नहीं होगी, व्हेन हमारे फॉर्मूले के हिसाब से व्हेन F0 इज इक्वल टू S0 1 प्लस R रेज टू दी पावर T। यही किया था हमने, जितना होगा यार 9,27,000। ठीक है, मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं होती अगर फ्यूचर में ऐसा प्राइस चल रहा होता कि उसके एक्सपायरी पे मेरे को जितना मिलता उतना ही देना होता, 9,27,000 देना होता और 9,27,000 ही मिलता अगर, तो कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नहीं थी। विच मीन्स आई एम सेइंग कि अगर फ्यूचर में प्राइस F0 इज इक्वल टू S0 1 प्लस RT होता, लेट से करके देखते हैं। लेट से स्पॉट मार्केट में 900 चल रहा था, ठीक है, 900 इंटू 1.03 कितना बना, 927 बना क्या? अगर फ्यूचर में 1200 की जगह फ्यूचर प्राइस 927 ही बन रहा होता, ठीक है, अगर 927 होता। अब लेट से मेरे को दिखता है यार यहां मैं 900 दे रही हूं, यहां मैं 927 में बेच रही हूँ नवंबर कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, मैं पूरे स्ट्रैटेजी करती हूँ, नाउ यू विल सी कि कोई प्रॉफिट ही नहीं है।
स्पॉट मार्केट में कम है या ज्यादा है? अभी भी कम है। 9 यहां पे लॉन्ग किया, यहां पे शॉर्ट किया। लॉन्ग किया तो पैसे बोरो किए, कितने पैसे बोरो किए? कॉन्ट्रैक्ट साइज लेट से 1000 यूनिट्स है तो 9 लाख बोरो किए, आज बोरो किए, और आज ही स्पॉट मार्केट में 9 लाख का क्या किया मैंने? स्पॉट मार्केट में जहां सस्ता है वहां खरीद रही हूं, जहां महंगा है वहां बेच रही हूं। बाय लो सेल हाई। स्पॉट मार्केट में मैंने बाय कर लिए 900 के 1000 शेयर, 1000 शेयर आ गए, 9 लाख चले गए, यहां तक ओके है। फ्यूचर मार्केट में क्या कर रही हूं? शॉर्ट कर रही हूं। फ्यूचर मार्केट में आज पोजीशन ले रही हूं कि नवंबर एंड में मैं 1000 शेयर बेचूंगी और कितने में बेचूंगी? फ्यूचर प्राइस पे बेचूंगी। फ्यूचर प्राइस कितना चल रहा है? 927। तो ये तो 3 चीजें मैंने आज की। 9 लाख बोरो किए, स्पॉट मार्केट में बाय किया और फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर दी। आफ्टर 3 months व्हेन आई विल एक्सरसाइज दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, मेरे को कितना मिलेगा? 927 इंटू 1000, 9,27,000 मेरे पास आएगा। मुझे जो बोरो किया था रीपे कितना करना होगा? 9 लाख बोरो किया था, उस पर 27,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 9,27,000 ही वापस करना होगा। करूंगी मैं ऐसा? मतलब कोई प्रॉफिट नहीं बचा, आर्बिट्राज प्रॉफिट खत्म हो गया, विच मीन्स जब तक ये सिचुएशन नहीं होती तब तक आर्बिट्राज प्रॉफिट रहेगा। अगर फ्यूचर प्राइस आज के टाइम पे जब स्पॉट प्राइस 900 है, अगर फ्यूचर प्राइस 927 के ऊपर है या नीचे है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। अगर 927 के ऊपर है, जैसे हमारा केस था 1200 वाला, तो वहां यहां लॉन्ग किया लोगों ने, वहां शॉर्ट किया। 927 से अगर नीचे होता फ्यूचर मार्केट में तो यहां पे लॉन्ग करते, फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग करते और स्पॉट मार्केट में शॉर्ट करते। लेकिन ये तब तक चीजें चलती रहेंगी जब तक फ्यूचर प्राइस 927 ना हो। स्पॉट प्राइस 900 चल रहा है, फ्यूचर प्राइस 927। कौन सी ट्रेडिंग? इनसाइडर। बेटा अभी स्पॉट मार्केट में रोज प्राइस सबको दिखते हैं, इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो नहीं है, पता है ना सबको। फ्यूचर प्राइस में भी रोज प्राइस दिखते हैं। फ्यूचर पे लेट से चल रहा है 800 चल रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, तेरे को भी दिख रहा है, मेरे को 900 भी दिख रहा है, तेरे को भी दिख रहा है, दिख रहा है। मेरे को कैलकुलेशन आती है, तेरे को शायद नहीं आती। F0 इज इक्वल टू S0 ERT। मेरे को पता है होना क्या चाहिए था, 927 है क्या, तो मैं पोजीशन ले सकती हूँ ना, क्योंकि इवेंचुअली ये 927 के पास आएगा, इवेंचुअली ये 927 के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसी मैं पोजीशन लूंगी वैसे बहुत लोग पोजीशन लेंगे। लेट मी इस केस को पूरा ही कर लेते हैं। अभी तुम लोग बताओगे सारा। ये लास्ट केस है जिसमें हम एस्टैब्लिश करेंगे दैट वाई F0 शुड इक्वल टू S0 ERT। आई होप यू हैव रिटन that F0 is equal to S0 ERT. Now we are looking at the why of it again. ठीक है, let's say Tata Motor is currently being bought and sold in the spot market at 900. Okay, there is a November Tata Motor future that is being traded at 800. डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। 3 महीने का इंटरेस्ट 900 पे 100 तो नहीं हो सकता है ना, मेजर डिफरेंस है। ये मुझे दिख रहा है कि अगर मैं लेट्स से 900 बोरो भी करूं, मेरे को रीपे भी करना हो या जो भी है, चलो पूरा करते हैं। डिफरेंस है, कहां पे बाय करूंगी, कहां पे सेल करूंगी? स्पॉट मार्केट में मुझे सेल करना है। आई डोंट ओन दी स्टॉक बट आई हैव टू सेल इट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग। What is short selling? Short selling is selling what you don't own. आपका खुद का नहीं है, आपने किसी से बोरो किया और सेल कर दिया। प्रॉफिट तो बना लूंगी बेटा। अब तो अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ लें, प्रैक्टिकल ये 900-800 भी नहीं होता, हाइपोथेटिकल है।
लेकिन शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है. यू आर अलाउड टू शॉर्ट सेल, यस नो? शॉर्ट सेलिंग यू कैन सेल व्हाट यू डोंट ओन एंड रिटर्न इट बैक. जैसे शॉर्ट सेलिंग में क्या किया मैंने, टाटा मोटर्स के शेयर थे नहीं 900 थे नहीं मेरे पास, बट मैंने सेल कर दिए. सेल कर दिए तो मेरे को क्या हुआ, मैंने किसी से शेयर बोरो करके, एक थ्योरेटिकली इसका मतलब है कि किसी से शेयर बोरो किए, उधार पे लिए, 900 पे सेल कर दिया. अब जब मैं वापस उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगी, बाय करूंगी, तो मेरे पास शेयर आ जाएगा लेट से 900 का 800 हो गया स्पॉट मार्केट में. 800 का बाय करूंगी, 100 का मैंने प्रॉफिट बनाया, शेयर आ गया, शेयर वापस कर दूंगी. थ्योरेटिकल मतलब तो यही है ना शॉर्ट सेलिंग का, है ना? अभी यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, स्पॉट मार्केट में आई एम शॉर्ट सेलिंग टाटा मोटर्स के शेयर. 1000 शेयर सेल किए, मेरे पास कितने पैसे आ गए? 1000 शेयर सेल किए, कितने पैसे आ गए? 9 लाख. So first thing I short sold 1000 Tata Motors shares. I receive 9 लाख. और फ्यूचर में मैं आज ही पोजीशन ले लूंगी. क्या पोजीशन लूंगी? लॉन्ग 1 lot of November Tata Motors futures at the current price which is 800. Long futures टाटा मोटर फ्यूचर्स वॉट एवर एट 800. मतलब मैंने कमिट कर दिया कि नवंबर में मैं उनसे बाय करूंगी 1000 शेयर 800 रुपए पर शेयर के हिसाब से. अंडरस्टूड? अब ये 9 लाख मेरे अभी तो यूज नहीं होने, नवंबर में बाय करना है ना, तो अभी क्या करूं, आइडल नहीं छोड़ूंगी, कहीं इन्वेस्ट कर देती हूँ. तो आई विल इन्वेस्ट दीज प्रोसीड्स इन अ रिस्कलेस, कहीं भी डाल सकती हूँ, 3 महीने का ट्रेजरी बिल या कुछ भी कर सकती हूँ. तो 9 लाख इन्वेस्ट कर दिया, जो मार्केट में रेट चल रहा है रिस्कलेस रेट, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच इज 12% पर एनम. इन्वेस्ट 9 लाख एट 12% पर एनम. आफ्टर 3 months, नवंबर आ गया, आफ्टर 3 months ये 9 लाख कितने बन गए होंगे? 9,27,000 बन गया होगा. अभी भी हम वैसे 1+r⁻T करें, हमें ERT करना शुरू कर देना चाहिए. एनीवेज ऐसे ही चलते हैं. 9,27,000 मेरे पास बना हुआ है. लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरा ओपन पड़ा है, इसको क्लोज करूंगी मतलब मैंने क्या बोला था, मैं 800 पे कितने शेयर लूंगी? 1000 टाटा मोटर्स के शेयर. तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे? 8 लाख. 8 लाख दे दिए, टाटा मोटर्स के शेयर खरीद लिए. टाटा मोटर्स के शेयर जो बोरो किए थे, शॉर्ट सेल किए थे टाटा मोटर्स के शेयर, ये शेयर आ गए, अब वापस कर दिए, और मेरे पास प्रॉफिट कितना बन गया? 1,27,000 का. मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं. हर कोई स्पॉट मार्केट में टाटा मोटर्स का शेयर बाय करेगा या सेल करेगा? हर कोई सेल करने लगेगा और हर कोई इसको बाय करने लगेगा. ये 800 वाली वैल्यू बढ़ने लगेगी, ये 900 वाली वैल्यू घटने लगेगी, और ये तब तक नहीं होगा जब तक F0 इज इक्वल टू S0 ERT. लेट्स से अभी इससे भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो पता नहीं कैसे होगा. स्पॉट मार्केट में टाटा मोटर्स चल रहा है 900 का, और फ्यूचर मार्केट में नवंबर टाटा मोटर फ्यूचर भी 900 का चल रहा है. ठीक है, अभी तो कोई आर्बिट्राज नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है. अभी क्या है ना, मैं क्या कर सकती हूं, स्पॉट मार्केट में तो आज ही खरीदना है, लेकिन फ्यूचर मार्केट में 3 महीने बाद ट्रांजैक्शन करनी है. ठीक है, तो आज ही खरीद के रख लूं. मैं क्या करूंगी, स्पॉट मार्केट में शॉर्ट करूंगी. आई विल शॉर्ट सेल 1000 टाटा मोटर्स शेयर एट 900. आई रिसीव 9 लाख रुपीज. शॉर्ट सेल
Tata Motors share in the spot market. I receive 9 lakh. I invest at 12% per annum. और मैंने फ्यूचर मार्केट में यहाँ शॉर्ट किया था तो यहाँ लॉन्ग कर देती हूँ. लॉन्ग नवंबर टाटा मोटर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 900. जो पिछली सिचुएशन थी ना 800-900 वाली, सेम वही की है. स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेल किया. शॉर्ट सेल मतलब शेयर बोरो किए, 900 के हिसाब से सेल कर दिए. कितने आ गए? 9 लाख आ गए. 1000 शेयर सेल कर दिए बोरो करके, 9 लाख आ गए. उस 9 लाख को कहीं इन्वेस्ट किया और मैंने फ्यूचर में लॉन्ग कर दिया. स्पॉट मार्केट में शॉर्ट किया था, फ्यूचर मार्केट में लॉन्ग कर दूंगी. ठीक है. कितने पे किया था? जो फ्यूचर प्राइस चल रहा था 9 से ही चल रहा था. अब आ जाते हैं नवंबर. आफ्टर 3 मंथ्स नवंबर में मेरा ये 9 लाख का क्या बन गया होगा? 9,27,000. यस. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करूंगी तो क्या होगा? मैंने इसमें क्या पोजीशन ली थी? लॉन्ग की. आई हैव टू बाय 1000 टाटा मोटर शेयर्स फॉर 9 लाख. 9 लाख दिए और टाटा मोटर शेयर 1000 टाटा मोटर शेयर बाय कर लिए. मेरे पास क्या बच गया? 27,000. ये टाटा मोटर्स के शेयर को तो जो बोरो किए थे वो वापस कर दूंगी. 27,000 का अभी भी तो प्रॉफिट हो रहा है. यस. मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं. मतलब हर कोई यहाँ पे शॉर्ट सेल करने लगेगा, हर कोई यहाँ पे लॉन्ग करने लगेगा. हर कोई यहाँ जब सेल करेगा तो इसका प्राइस गिरने लगेगा और हर कोई इसको तो प्राइस बढ़ने लगेगा. और ये तब तक होगा जब तक एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई आर टी. आइडियली मतलब ये इसको अप्रोच करेगा. मतलब एफ नॉट को एस नॉट से बढ़ना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड इन फ्यूचर. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी. जब पैसा आज देना है लेकिन या पैसा 3 महीने बाद देना, फर्क है. वॉट वुड यू वॉन्ट? यू वुड वॉन्ट कि पैसा आज चला जाए या वुड यू वॉन्ट कि पैसा 3 महीने बाद जाए? 3 महीने. तो इस बीच मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना. तो अगर जिस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बाद में जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी तो ज्यादा हुई. ठीक है. हेंस एफ नॉट इज इक्वल टू एस नॉट ई आर टी. यस. नहीं, वो ब्रोकर्स ऑफ कोर्स एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस पर भी. हाँ, यू आर राइट. तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देते हो? मैंने लिया नहीं, हाइपोथेटिकल है. तो मतलब मैं ये एक आइडेंटिटी नहीं बना सकती कि एफ नॉट हैज टू बी इक्वल टू एस नॉट ई आर टी. देयर विल बी प्लसेस एंड माइनसेस हियर एंड देयर. आप स्पॉट में ट्रांजैक्शन करते हो तो आप टैक्स भरते हो. ठीक है. फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करते हो तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं जा रहा, मार्जिन मेंटेन करते हो, पैसा ब्लॉक हो रहा है. राइट. तो वो सब चीज़ें हैं. बट theoretically if we understand तो we can derive this equation between S naught and F naught. ऐसे तो एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग में जैसे उसने कहा डिलीवरी होती भी नहीं है. फ्यूचर में भी डिलीवरी नहीं होती, कैश सेटल्ड होता है. बट दिस इज ऑल टू अंडरस्टैंड कि थ्योरेटिकली इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है और उस हिसाब से इसकी प्राइस इक्वेशन क्या बनती है. सच इक्वेशंस आर ओनली टू गाइड यू कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए. जब आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि मोस्ट केसेस में एफ नॉट इज मोर देन एस नॉट. इट मे नॉट बी एस. अब तुम आर भी क्या लोगे? तुम्हें क्या पता? तुम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ट्रेजरी बिल का कुछ होता है, एफडी का कुछ होता है. राइट. So let me brief things for you. अब बस मैं बोलती जाऊंगी, अग्रीड बोलते जाना और इफ यू डिसअग्री तो डिसअग्री बोल देना. ठीक है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अभी सुन लो ढंग से और 5-10 मिनट पढ़ते हैं फिर क्लोज करते हैं. ठीक है.
बोरिंग है क्या? तो यौन क्यों कर रहे हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। यौन कर रहे हैं। एनीवेज, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एट द बैक। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन अग्रीमेंट to buy or sell an underlying asset at a predetermined price at a predetermined time in future, and they are exchange traded. The spot price and future price converge with time. As time to maturity nears, as days to expiry nears, spot price and future price converge. Agreed? And also agree that F naught is equal to S naught E RT, e raised to the power RT. ठीक है? Why? Because there is an opportunity cost to money. अब बायर के परस्पेक्टिव से सोचो, आज खरीदना या 3 महीने बाद खरीदना, सेम एसेट आएगा। यहाँ पैसा आज जाएगा, वहाँ पैसा 3 महीने बाद आएगा। अगर मैं पैसा रख लूँ तो आई कैन अर्न रिटर्न ऑन इट। हेंस एफ नॉट शुड बी हायर देन एस नॉट। जैसे मैंने 900 वाला केस बताया कि दोनों मार्केट में 900 है, फिर भी मैं पैसा कमा पाया। इसीलिए एफ नॉट का प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एस नॉट। देयर आर टाइम्स व्हेन एफ नॉट इज लेसर देन एस नॉट, बट वो बाद में। बट थ्योरेटिकली अगर कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक आइडेंटिटी बनाएं उसकी, तो यही बनती है कि एफ नॉट शुड बी इक्वल टू दिस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड ऑन कैश बेसिस ऑन डेली बेसिस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैश सेटल्ड ऑन डेली बेसिस। अग्रीड? आज मैंने लॉन्ग किया 100 रुपए पे, कल अगर ये 110 हुआ तो मेरे अकाउंट में 10 रुपए आ जाएंगे। उसके अगले दिन ये 90 हुआ तो मेरे अकाउंट से 20 रुपए चले जाएंगे। विच मीन्स डेली कैश सेटलमेंट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क्ड टू मार्केट, मार्क्ड टू मार्केट। ठीक है? And it is kind of leveraged buying या leveraged exposure। आपने एक पोजीशन तो 9 लाख की दी, 9 लाख की पोजीशन ली, लेकिन अकाउंट में सिर्फ 90,000 रखना था, तो थोड़े से पैसे से आपने पोजीशन ज्यादा की ले ली। यस नो? जैसे मैंने अगर बोला कि मैं नवंबर टाटा मोटर फ्यूचर लॉन्ग कर रही हूं, तो मेरे पास अब उस प्राइस का एक्सपोजर है। बढ़ेगा तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, घटेगा तो मेरे अकाउंट से लॉस होगा। लेकिन उस चक्कर में मेरे को 9 लाख नहीं रखने, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा पैसा रखना है। तो थोड़े से पैसे से ज्यादा की वैल्यू की पोजीशन होती है डेरिवेटिव्स में, which makes the market more vulnerable, but we'll talk about it later. So small money, large exposures. And yes, you have to maintain margin, you have to maintain balance. जो भी 10% of total exposure value है, ये 10% भी exchange define करता है। वार सुना होगा तुमने, value at risk. Okay, leave. जब लॉस होते होते अकाउंट में पैसा कम होने लगेगा तो एक्सचेंज विल मेक अ मार्जिन कॉल। अटेंडेंस का है? अटेंडेंस का है? हो गई? कंप्लीट हो गई? अच्छा, मैंने अभी ये फुल साइन नहीं किया। दे दो यार, यहाँ आके दे दो प्लीज। अच्छा फिर